हेलो, आज हम बात करेंगे डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन पे। डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन अप्लीकेबल होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो अप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, वीक पर नहीं, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद करें क्या बताता है, तो इसका हल्का सा बात कोलरॉस लॉ से पहले हो चुका है, पर याद रखिएगा ये किसी भी कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर। और हम जानते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी जो होता है वो लेमडा इन्फिनाइट डाइल्यूशन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा। और कम क्यों होता है? इसके कंसंट्रेशन के कारण। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा पढ़ चुके हैं पीछे। ये सिंपल डिबाई-हकल इक्वेशन था, लेकिन अब इसको इलेबोरेट करके पूरा डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन बोलते हैं, इसका जो बड़ा फॉर्म है उसको। तो ज़रा देखिए, ये जो बी को मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, इस बी को बढ़ाता हूँ और फिर इसके एस्पेक्ट्स को समझेंगे क्या है। बी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जब इसको थोड़ा सा बढ़ाते गया, साइंटिस्ट लोग जुड़ते गए और इसको बढ़ाते गए और नए नए कॉन्सेप्ट निकालते गए, तो ज़रा देखिए इस बी की जगह दो कांस्टेंट को लाया गया। उन दो कांस्टेंट को मैं पूरे पहले शॉर्ट में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ भाई? ए प्लस बी इंटू लेमडा इन्फिनिटिव और पूरे का मल्टीप्लाई है अंडर रूट सी से। अब आप देखिए मैंने ऐसा कांस्टेंट, ऐसा इक्वेशन लिखा, इसमें अब क्या होगा, ये जो स्मॉल बी था वो क्लियर नहीं हो रहा था कहाँ से आया, तो उनको क्लियर करने के लिए दो अलग अलग फैक्टर सोचा गया। अभी जो ए और बी है ये अपने आप में एक बड़ा रूप, अपने आप में एक बड़ा डिस्कशन है और बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलता है। लेकिन अब इसको मैं बड़े रूप में, फाइनल रूप में मैं दिखाऊं तो लेमडा सी इक्वल्स टू लेमडा इन्फिनाइट माइनस इस ए के जगह में देखिएगा मैं पुट कर रहा हूँ, एक बड़ा फॉर्मेट है 82.4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टी का पावर 1/2 और ईटा, ये ए है, कंप्लीट ए है। फिर बी का फॉर्मेट क्या है, इसको मैं ब्रैकेट रख देता हूँ। बी क्या है 8.2 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइड बाय ई आर टी का पावर 3/2, ये हिस्सा बी है। और इसके बाद ये मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेमडा इन्फिनाइट और बाहर में अंडर रूट सी। तो आप समझ गए होंगे कौन सा हिस्सा ए, कौन सा हिस्सा बी है। तो ये कंप्लीट डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन है, बड़ा सा। ये लीजिए, ये इसका फुल फॉर्म। अब तो जानते हैं ये सी कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी है, ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इसको लेमडा जीरो भी दिखाते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ के अंदर के हिस्से में देखिए, अंदर के हिस्से में कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है कि जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर ए क्या है भाई, वेयर करके लिखता हूँ, ए वेयर ए इक्वल्स टू, ये पूरा ए है 82.4 अपॉन एप्सिलॉन आर टी पावर हाफ ईटा, ये पूरा ए है, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक पैरामीटर, इलेक्ट्रोफोरेटिक पैरामीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो बी है, यहाँ पर जो बी है उसको देखिए, बी क्या है 8.2 इंटू 10 का पावर 5 अपॉन एप्सिलॉन आर टी ब्रैकेट में 3/2 पावर में है, और ये है बी, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक पैरामीटर। ये हो गया ए और बी के बारे में। कुछ और नोटेशन दिख रहा है उनको भी क्लियर कर देते हैं। एप्सिलॉन यहाँ लिखता हूँ, अब देखेंगे एप्सिलॉन आर, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस भी मीडियम में बात हो रही है या जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखने की बात करते हैं, टेम्परेचर। और बच गया क्या भाई, टेम्परेचर ईटा, ईटा इज द विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट
ये ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब ये जो हिस्सा है उस हिस्से को देखिए, पूरा ये जो बोर्ड में छपा है वही डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन, पूरा फुल लेंथ में मैं क्लियर शब्दों में लिखा हूँ, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं किया हूँ। हाँ, इनका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लेंदी है, डेरिवेशन फिलहाल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन से कोई पर्टिकुलर कोई सवाल नहीं है। अब हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, है ना। कैसे डिस्कशन करेंगे? ये इक्वेशन में ये जो दो पैरामीटर है उनका डिस्कशन करेंगे। जरा समझिएगा, जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होता है ना, ये बात हो चुकी है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ये जो इक्वेशन है, हमने इसका एक ग्राफ भी बनाया है, आपको याद हो हमने पीछे क्लास में ग्राफ भी बनाया है। और वो ग्राफ कैसे दिखता है, तो उस ग्राफ को मैं आपको दिखाता हूँ। वो ग्राफ इस तरह दिखता है कि हाँ, वो ग्राफ कैसे दिखता है मैं दिखा रहा हूँ। वो ग्राफ इस तरह दिखता है, हम लेमडा सी और वर्सेस अंडर रूट लेमडा सी और वर्सेस अंडर रूट सी प्लॉट करते थे। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ, और ग्राफ ऐसे घटता हुआ दिखता था, जिसको आपको याद हो मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया था ऐसे। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मतलब प्रैक्टिकल ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता है, इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन है। इसलिए बोलते हैं कि ये केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल है, वीक पर नहीं। क्यों? वीक का जो प्रैक्टिकल ग्राफ है ऐसा नहीं आता। वीक का प्रैक्टिकल ग्राफ कैसे आता है भाई, ये भी बात हो चुका है, ऐसे आता है सेम कोऑर्डिनेट के साथ भी। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पर एप्लीकेबल है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा कि यहाँ आप गौर करेंगे तो लेमडा इन्फिनाइट मैक्सिमम पार्ट है, लेमडा इन्फिनाइट मैक्सिमम है, और उसमें हमने माइनस कर रखा है इस हिस्से को। इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा सी का जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है वो लेमडा इन्फिनाइट के इक्वल हर हाल में नहीं होता। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के कारण कुछ कमी आती है, तो कॉन्सेंट्रेशन का हो गया। फिर इसमें जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू को मैच करने के लिए रूट लगाया गया, कांस्टेंट लगाया गया। अब फिर इन कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तरह तरह से एक्सप्लेन किया गया कि कांस्टेंट कैसे बनता है। तो दो फैक्टर सोचा गया, उनमें से एक को बोल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर और दूसरे को बोलते हैं एसिमेट्रिक फैक्टर। तो अब मैं इन दोनों को समझाता हूँ कि ये कैसे कम, मतलब ये कंडक्टिविटी को कम करने वाला फैक्टर है ये। तो कंडक्टिविटी को कम कैसे करता होगा ये दोनों फैक्टर, उन पर मैं बात करता हूँ। जरा देखिए, इनको मिटा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, इनको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं ये समझाऊंगा और ये समझाऊंगा। चलिए पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को समझिए। क्या है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट? तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में मैं सिंपल बोलूं तो जैसे ही हम पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए, दो रॉड लगा दिए एनोड कैथोड, और जैसे ही करंट पास किए, ठीक है, तो ये एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। फिर उसमें क्या हुआ, जितने भी एनायन हैं, जितने भी एनायन, चाहे वो इस कोने में हो, चाहे इस कोने में हो, चाहे ये पास में हो, कहीं भी हो, एनायन का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, ये इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में कैटायन हो तो जो कैटायन है वो उनका मूवमेंट कैसा होगा, उनको देखिए। कैटायन मूव कर रहा है, मान लो ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन है, तो ये कैटायन मूव कर रहा है इधर। तो अब देखें एक फिनोमिना जनरेट हो रहा है जिसमें पॉजिटिव पर चार्ज पर नेगेटिव आयन और नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं। तो होता क्या है इस मूवमेंट में, इस मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस टुवर्ड्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ठीक है, ये भी हो रहा है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इस करंट से स्पीड बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, बट वो इन्फिनाइट के बराबर तो नहीं बढ़ पाएगा, है ना। कैसे नहीं बढ़ पाएगा?
क्योंकि इन्फिनाइट के बराबर बढ़ने के लिए ये जो आ रहा है इधर जो टक्कर हो रहा है वो इन्फिनाइट के बराबर नहीं हो पाएगा, तो टक्कर के कारण। तो लेकिन क्या होगा, जितना होना चाहिए इन्फिनाइट से कम होगा, क्योंकि यही मूवमेंट अगर इन्फिनाइट के समय होता तब ठीक है, लेकिन इन्फिनाइट डाइल्यूशन के समय जो मूवमेंट होता है वो अलग है बिल्कुल। वहाँ पर हर आयन फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर आयन फ्री नहीं है। तो ये जो कोलिजन है, टक्कर है, उसके कारण जो इन्फिनाइट से कमी है उनको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कैसे, जरा देखिए हो क्या रहा है। जितना भी पॉजिटिव आयन है सब इधर, जितना भी नेगेटिव आयन है सब इधर। तो बिल्कुल ऐसा है कि एक दूसरे को टकरा के एक दूसरे को क्रॉस करके आगे जाना है। इसको बोलते हैं जैसे वो नदी में ऐसा धार चल रहा है और कोई उस धार के उल्टा चल रहा है, तो जितना स्पीड से वो तैरना चाह रहा है उतना स्पीड से तैर नहीं पाएगा। इसलिए इस पर एक वेवर और स्विमर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता है बुक। तो वेवर स्विमर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। वेव ऐसा चल रहा है और स्विम करना चाह रहा है कोई अपोजिट डायरेक्शन में, तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, और वो ये घटना यहाँ पर दिख रहा है। तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट के कारण अपोजिट आयन अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं और उनमें टक्कर होता है जिनके उनका स्पीड प्रॉपर नहीं पकड़ पाता। ये एक फैक्टर हुआ। चलिए दूसरा फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर था इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद दूसरा फैक्टर था एसिमेट्रिक पैरामीटर, एसिमेट्रिक इफेक्ट। चलिए देखते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट को। एसिमेट्रिक इफेक्ट में क्या, आप समझिए जब करंट नहीं है, मान लीजिए करंट हमने फ्लो नहीं कराया है तब का सिचुएशन, कोई एक को दिखाता हूँ। उस समय क्या होता है, मान लो यहीं पर करंट दे देता हूँ प्लस और यहीं पर माइनस, मैं अलग और कुछ नहीं करना। अभी करंट नहीं दिए हैं, अभी करंट हम नहीं दिए हैं। तो हर आयन मतलब पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव आयन से घिरा होता है ना, चारों ओर से। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से घिरा होगा। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मौजूद रहता है जिसको बोलते हैं रिलैक्स्ड स्टेट। आयन अभी किस में है, रिलैक्स स्टेट में है। लेकिन जैसे ही हमने अब इसमें करंट प्रोवाइड कर दिया, इसका जो स्थिति है वो कैसे हो जाएगा, जरा देखिए। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ऐसा हमने दे दिया। और इस अब रॉड में मैं एक हाइपोथेटिकल ऐसे ले लिया हूँ, ऐसे समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही करंट प्रोवाइड किए अब उल्टा हो रहा है ना जरा से। इसी ये जो सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है उन सिमेट्रिकल का एसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट होना। कैसे, जरा देखिए। पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाह रहा है इधर आगे की ओर, है ना। चलिए इस पर बोलते हैं, ये आगे की ओर मूव करना चाह रहा है ना। जैसे हमने यहाँ पर माइनस और प्लस में करंट लगाया तो ये आगे की ओर मूव करना चाह रहा है, ये वाला हिस्सा, और ये पूरा इधर की ओर मूव करना चाह रहा है, ये सब के सब, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, इस दबाव में ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेगा, पॉजिटिव इधर, सारे नेगेटिव इधर की ओर ऐसे, और एक अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ताकत ज़्यादा है तो नो डाउट ये मूव तो करेगा ही, लेकिन इनके बीच एक कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स और है इनके बीच। तो ये जो कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स है वो इसकी स्पीड को जितना होना चाहिए उससे क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उस अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एक छोटा अट्रैक्शन फोर्स और काम कर रहा है जो इस अट्रैक्शन फोर्स का अपोज कर रहा है, जिससे जितना स्पीड चलना चाहिए उतना स्पीड ना चल के वो कम स्पीड में चलता है। इसके कारण ही वो इन्फिनाइट से कम कर देता है कंडक्टिविटी को। इस इफेक्ट को बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। रिलैक्स से एसिमेट्रिक स्टेट में कन्वर्ट होना या सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक स्टेट में कन्वर्ट होना। तो ये दो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ठीक है। और डेरिवेशन में भी करा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा आता है, उसको डिस्कस करता हूँ, केवल फॉर्मूला बस। आप सोचिए, अगर एक केटायन के दोनों तरफ ऐसे इन्वायरमेंट है और केटायन के दोनों तरफ यहाँ इन्वायरमेंट एनायन का है, तो उनका एक ये जो घेरा है इनका एक पर्टिकुलर थिकनेस होता होगा। कहने का मतलब ये ऐसा है ना, ये इनके बीच एक पर्टिकुलर थिकनेस है। इस थिकनेस को ही पूछा गया
इस थिकनेस को ही हम लोग बोल देते हैं 1/कप्पा। वो वाला नहीं, कप्पा नहीं है कंडक्टिविटी वाला, इसको डी बाई लेंथ भी बोलते हैं, डी बाई लेंथ। ये एक बार पूछा गया। इनका मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको डायरेक्ट। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बी बोल्ट्जमान वाला टी अपॉन 2 एवोगाड्रो नंबर ई का पावर 2 1/i आयनिक स्ट्रेंथ पूरे का पावर हाफ। ये एक बार पूछा गया है, तो ये एक बार ध्यान रखेंगे आप, ठीक है।